नमस्कार शिक्षार्थियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित प्रेप हब में। साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों, आज हम इकोनॉमिक्स के 500 MCQ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 1 है। और ये आपके जो उत्तराखंड का लेक्चरर का एग्ज़ाम है, यूपी का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है अभी आने वाला, यूपी का जीडीसी का एग्ज़ाम है, एएमआरएस का एग्ज़ाम है, केवीएस का एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैं हर स्लाइड लाने से पहले हर स्लाइड के सामने 5 सेकंड का ब्रेक दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड का पॉज मिलेगा आपको। और उस पे क्या करिएगा, आ, आप इस 5 सेकंड में वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिएगा और टिक करिएगा। ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं। ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपके सामने बोला जा रहा है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए। एस्टिमेट ऑफ मोड, यानी कि आपको भूइष्ठ, भूइष्ठ का मतलब होता है, भूइष्ठ का मतलब होता है बहुलक। ठीक है बेटा, बहुलक। बहुलक हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। आपको मोड का एस्टिमेशन करना है, यानी कि आपको मोड निकालना है व्हेन आपको मीन एंड मीडियन दिए हुए हैं। ठीक है। मीन आपको 12 दिया गया है और मीडियन आपको 14 दिया गया है। ठीक है। आप सभी को पता होगा, आ, बहुलक का फॉर्मूला यानी कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल्स टू होता है, मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। ठीक है। मोड बराबर होता है थ्री मीडियन माइनस टू मीन। इस फॉर्मूले से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो सके। ठीक है। अब आपको मोड दिए, मोड निकालना है। ठीक है। मोड निकालना है आपको। थ्री इंटू मीडियन, मीडियन देखिए कितना दिया गया है। मीडियन आपको कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। ठीक है। मीडियन कितना दिया गया है, 14। 14 माइनस टू इंटू मीन, मीन कितना दिया गया है आपको, 12। ठीक है। मीन कितना दिया गया है आपको, 12 दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। ठीक है। तो मोड निकालेंगे हम। 14 थ्रीजा, 14 थ्रीजा कितना होता है, 42। ठीक है। यानी कि 14 तियाँ, 14 एकम 14, 14 नहीं 28, 14 तियाँ 42। ठीक है। 42 माइनस 12 टूजा, यानी कि 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, आपका मोड निकल जाएगा। ठीक है। आपका मोड निकल जाएगा और इसका आंसर निकलेगा आपका 618। ठीक है। जिस किसी का भी आंसर मोड इक्वल्स टू 18 है, यानी कि ऑप्शन बी है, वो सभी के सभी ठीक है। ठीक है। ऐसे ही आराम आराम से हम क्वेश्चनों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। लैंड रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। ठीक है। सॉरी,
लैंड रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा यहाँ पे मैं लैंड रिफॉर्म के सारे उद्देश्य ठीक दिए गए हैं, ठीक है। इम्प्रूव द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए भी किया गया था, और एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए भी किया गया था, और इरिगेशन ऑफ लैंड के लिए भी किया गया था। लेकिन अगर हम मेन उद्देश्य की बात करें, यानी कि प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का पुनर्वितरण। भूमि के पुनर्वितरण के कारण ही हमारा लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इसे सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय डिवैल्यूशन। ठीक है, डिवैल्यूशन से हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, बीओपी को इम्प्रूव करना है। किससे करना है? डिवैल्यूशन से। तो आपको कुछ याद आ रहा है डिवैल्यूशन से रिलेटेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में किसी ने कहा था, उनका नाम है उस थ्योरी का नाम है मार्शल लर्नर कंडीशन। ठीक है, उसे कहते हैं हम मार्शल लर्नर कंडीशंस। ठीक है, मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती हैं? मार्शल लर्नर कंडीशन में कहा गया था, मार्शल लर्नर ने कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर देन 1 होता है, तभी डिवैल्यूशन करने से आपको आपका बीओपी क्या होगा, बीओपी आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज क्या होगा। देखिएगा, ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए, इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए, लेस देन यूनिटी होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया था कि यूनिटी से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि यूनिटी से बड़ा, यानी कि एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक से बड़ा यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिस किसी का ऑप्शन ए है वो सभी के सभी ठीक है। ठीक है, वो सभी के सभी का आंसर करेक्ट है एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको सॉल्व करिएगा। तो इस पे क्या कहा गया है, देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट, नॉट बोला गया है तो नॉट को हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये देखेंगे हम। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की तटस्थता, ये रखना ये होता है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ मनी, ये स्टेबिलिटी की बात करता है, यानी मनी के स्टेबल होने की बातें करता है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, अगला एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्स की मोबिलाइजेशन की बातें ये कभी नहीं करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिसोर्स के मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन की, यानी कि गतिशील संसाधन की बात है नहीं करता है कि साधन गतिशील होंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया था, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से। तो देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा मोनोपोली के अंदर होता है। ठीक है, मोनोपोली के अंदर आपने पढ़ा होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, देखेंगे ऑप्शन को पढ़ेंगे। सेलर इज अलोन, यानी कि सेलर अकेला होगा, यानी कि जो विक्रेता है वो अकेला है, यानी कि मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, विक्रेता अकेला होता है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। अगला, गुड्स आर होमोजीनियस। बेटा होमोजीनियस गुड जो होते हैं, यानी कि समरूप जो वस्तुएं होती हैं, वो हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत होती हैं, कंपटीशन के अंतर्गत होती है। तीसरा है मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, इसमें तो किसी का कंट्रोल होता ही नहीं है मोनोपोली में। ठीक है, अगर हम मोनोपोली की बातें कर रहे हैं, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डायरेक्ट ही रिलेट करते हैं मोनोपोली से। ठीक है, मोनोपोली की जहाँ पे बात आती है, वहां पे हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मानते ही नहीं है। ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अगला नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपके पास हो जाएगा, जिसका भी आंसर ए है वो सारे के सारे करेक्ट हैं, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में आपका, ठीक है, विच सेक्टर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये बताइएगा। ठीक है, अगर किसी को पता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, कि कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर क्या क्या होते हैं, इसमें देखेंगे कौन से सेक्टर में होती है, बैंकिंग सेक्टर में होती है, सर्विस सेक्टर में होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, या इंडस्ट्री सेक्टर में होती है। ठीक है, कौन से सेक्टर में होती है बताइए। तो देखिएगा, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र होता है, उसी में हमारा क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाएगा। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाएगा, तो जिसका भी आंसर सी है वो सभी के सभी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लिखिएगा। अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि विच ऑफ देम इज नॉट ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉट ए टाइप बोला है, ये हमेशा याद रखेंगे, नॉट ए टाइप, यानी कि जितने भी टाइप है उनको हटा देंगे हम, जितने भी टाइप है उनको हटा देंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। पहला होता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरा क्या होता है बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले हमने कॉन्सेप्ट को लिख लिया, अब देखेंगे हम ऑप्शन को, कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच करते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबल हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यानी कि संभावित इक्विलिब्रियम हमारा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आ जाएगा, प्रोबेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि प्रोबेबल इक्विलिब्रियम आपका नहीं होता है, कोई भी टाइप नहीं होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर निकालिएगा। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सीलेटर कोफिशिएंट, एक्सीलेटर कोफिशिएंट यानी कि त्वरक गुणांक, त्वरक गुणांक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, त्वरक गुणांक कौन सा होता है, ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन डी है, वो सभी के सभी एकदम करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर यानी कि त्वरक हो जो होता है, ठीक है, सॉरी, जो त्वरक होता है, ठीक है, त्वरक क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी।
ठीक है, डेल्टा आई अपन डेल्टा सी। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि त्वरक जो एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल या त्वरक सिद्धांत, ठीक है, त्वरक सिद्धांत, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल या त्वरक सिद्धांत आपको किसने दिया था, ठीक है, यह किसने दिया था, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि त्वरक सिद्धांत आपका किसने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसे करिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि फ्लिप्स कर सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रिलेशनशिप बता, फ्लिप्स करो किसके बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन है वेज एंड लेबर सप्लाई के बीच, सेकंड ऑप्शन है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, थर्ड ऑप्शन है प्राइस एंड डिमांड के बीच, फोर्थ ऑप्शन है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट के बीच। एग्रीगेट यहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है, यहाँ पे मांग लिखा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड होगा, डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फ्लिप्स कर्व है, ठीक है, जो फ्लिप्स कर्व है, फ्लिप्स कर्व जो है वो आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध को बताता है। और यह कर्व ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि इसके बीच क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन आपकी हाई है, ठीक है, अगर आपकी इन्फ्लेशन हाई है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर आपकी कम है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, कि आपका जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, आपका अगर इन्फ्लेशन अगर हाई है, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है। अगर लो है इन्फ्लेशन अगर लो है तो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी, उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन बी है तो एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे करिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट पॉइंट्स में, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि जो एक डिमांड कर्व होता है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए डिमांड कर्व है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग पॉइंटों में इसकी डिमांड कैसी होती है। ठीक है, एक समान होती है, पहला ऑप्शन, एक समान होती है, इक्वल होती है, यानी कि जीरो होती है, शून्य होती है, इन्फिनाइट होती है, या डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डिमांड कर्व में जितने भी, डिमांड कर्व एक डिमांड कर्व है मान लीजिए, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है, जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, डिमांड कर्व में जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, उनकी इलास्टिसिटी हमेशा अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा अलग होती है। जो यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और सबसे नीचे वाले की इलास्टिसिटी, सबसे नीचे वाले पॉइंट की इलास्टिसिटी, यानी कि जो एक्स अक्ष पे है, ये वाई एक्स होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, एक्स अक्ष में जो पॉइंट होगा, ठीक है, जो रेखा इसको टच करेगी उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा जीरो होती है। ठीक है बेटा, ये क्या होती है, जीरो होती है। और जो मध्य में होगा इसके, जो इन दोनों के मध्य में होगा वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे क्या होती है, वन होती है। वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वन होती है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसे करिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ चेंज इन बैंक रेट। ठीक है, चेंज इन बैंक रेट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी थ्रू शॉर्ट टर्म रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में तो एक ही ने कहा था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाउ ट्रे का मॉडल। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने बिजनेस साइकिल में। ठीक है, किसमें पढ़ा होगा आपने, बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल में पढ़ा होगा ये कि हाउ ट्रे का मॉडल था, जिसमें इसने बैंक रेट की बात करी है, बैंक रेट के थ्रू इकोनॉमी में इम्पैक्ट करने की बात करी गई है, और शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे सॉल्व करिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन इंडिया द हाईएस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इज फॉर्म। ठीक है, पावर जनरेशन होगी जो, ठीक है, जो हमारी पावर पावर जनरेशन है उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है। ठीक है, हाईएस्ट शेयर किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन है हाइड्रो पावर, सेकंड ऑप्शन है थर्मल पावर, थर्ड ऑप्शन है सोलर पावर, और फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक पावर। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर में आया था वो आया था अप्रैल 2021 में। तो उसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हमारा थर्मल पावर है। ठीक है, इसका सही आंसर थर्मल पावर यानी कि ताप ऊर्जा है। अगर आप मुझे इसका सही आंसर जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, आज के टाइम पीरियड के हिसाब से 2025 में इसका सही आंसर क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, इसको कमेंट करिएगा कि हाईएस्ट शेयर इस टाइम पे, हाईएस्ट शेयर पावर जनरेशन किसके द्वारा होता है। ठीक है, हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन किसके द्वारा होता है इंडिया में। ठीक है, इसको कमेंट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है बेटा, यहाँ पे बात किसकी करी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव की बात करी गई है, यानी कि परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की बात करी गई है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण में क्या क्या आता है आपके पास, इसमें CRR आता है, SLR आता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आता है, RR आता है, रेपो रेट आता है, ठीक है, और इसमें बैंक रेट आता है। ठीक है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं, आपका क्वांटिटेटिव में। ठीक है, ये आते हैं आपके क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में। ठीक है बेटा, ये किस में आते हैं आपके क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा देखेंगे। मोरल प्रेशर, नैतिक दबाव, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका क्वालिटेटिव है, होता है ये। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक क्रेडिट्स, ये भी नहीं होता है। पब्लिसिटी, ये भी नहीं होता है। बैंक रेट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका जिसका भी आंसर ऑप्शन डी है वो सभी के सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे करिएगा। देखिए बेटा, इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंडीशन विच सोन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है आपको इन यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इन यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा, आपने निकाल दिया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आपको एक कमेंट करना है कि ये इसे कौन सा लॉ कहते हैं हम। ठीक है, इसे कौन सा लॉ कहते हैं जब हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होता है एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने फॉर्मूला, ठीक है, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसको लॉ का नाम बताना है आपको, और ये लॉ किसने दिया है ये भी बताना है आपको। ठीक है, ये लॉ किसने दिया है यह भी बताना है आपको। तो इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी करिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं जिसका इंसिडेंस इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, जिसका भी इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट हमारा सेम पर्सन पे पड़ता है। ठीक है, सेम पर्सन पर पड़ता है, सेम पर्सन पर पड़ता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, एक फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ पे भी। जब आपका इंसिडेंस इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट आपका सेम पर्सन पे पड़ता है। ठीक है, सेम पर्सन। अगर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, अगर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट आपका डिफरेंट पर्सन पे पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट पर्सन पे पड़ेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सेम पर्सन पे पड़ता है तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि जिस पे भी जो कर दे रहा है और कर का भार जब दोनों सेम पर्सन पे पड़ेगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जब कर का भार और जो कर एक्चुअल में दे रहा है, ठीक है, वो अलग अलग है, डिफरेंट पर्सन है, यानी कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग है, तो आपका जो टैक्स होगा वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें प्रत्यक्ष कर कौन से हैं। ठीक है, एक युग्म बताना है इसमें कौन सा युग्म प्रत्यक्ष कर का है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें ये इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये दोनों क्या आपके डायरेक्ट टैक्स हैं, ये इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट हैं। अगले देखेंगे ऑप्शन सी, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसमें वेल्थ टैक्स यानी कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स दोनों पे ही सेम पर्सन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है बेटा, सेम पर्सन पे पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ऐसे करिएगा जल्दी से। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताना है आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू बीइंग वेल व्हेन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, जब क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए ये बताना है आपको। ठीक है, तो बेटा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसमें आपका एक फैक्टर, ठीक है, एक फैक्टर आपका वेरिएबल होता है, एक फैक्टर आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि एक परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और सेकंड दूसरा फैक्टर जो होता है यानी कि अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर जो दूसरा फैक्टर होता है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है,
जब आपके पास ये प्रोडक्शन फंक्शन दिखे, ठीक है, या आपके पास ये सिचुएशन दिखे फैक्टर्स की, तो आपको समझ जाइएगा वहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अस्तित्व में आता है, या वहाँ पे वो नियम लागू होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होता है। ऑप्शन ए, देयर आर ओनली टू वेरिएबल फैक्टर, यानी कि दो वेरिएबल फैक्टर होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, वन फिक्स्ड फैक्टर एंड वन वेरिएबल फैक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आगे स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ, इसे जल्दी करिएगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच मार्केट फर्म्स मार्जिनल रिवेन्यू एम आर इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, यानी कि एम आर आपका प्राइस के बराबर होगा। किस मार्केट में एम आर आपका प्राइस के बराबर होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मोनोपोली में, ऑप्शन बी है ओलिगोपोली में, ऑप्शन सी है मोनोपोलिस्टिक में, और ऑप्शन डी है परफेक्ट कंपटीशन में। तो बेटा इसका सही आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ये याद रखिएगा, आपका प्राइस इक्वल्स टू एम आर होता है, एम आर इक्वल्स टू एम सी होता है, एम सी इक्वल टू ए सी होता है, ए सी इक्वल्स टू ए आर। ये सब क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, एक साथ बराबर पे होते हैं। एक साथ क्या होंगे, सब बराबर पे होंगे। ठीक है बेटा, ये सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू हो, ये किस कंडीशन पे होगा या किस कंपटीशन के अंतर्गत होता है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत होता है। तो यानी कि जिसका भी ऑप्शन ऑप्शन डी है वो सभी के सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, इसे करिएगा जल्दी से। तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप सभी को पता होगा। ठीक है, जब कोई रिलेटेड गुड्स है, अगर कोई रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक टी है मान लीजिए और एक कॉफी है। ठीक है, एक टी है एक कॉफी है, ये दोनों के दोनों रिलेटेड गुड्स हैं। ठीक है, अगर टी की अगर टी का अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है, ठीक है, अगर हमने टी का प्राइस बढ़ा दिया बेटा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड यानी कि हम उसकी मांग क्या कर देते हैं, टी की मांग कम कर देंगे। ठीक है, अगर टी की मांग कम करेंगे, अगर टी की मांग कम हो गई है तो वो दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो जो ये लोग थे ये सब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे, वहाँ क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, टी और कॉफी के। ठीक है, तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे, इसकी कीमत बढ़ गई थी, चाय की कीमत बढ़ गई थी, ठीक है, उसके उसके कारण क्या करा उन्होंने, उसकी मांग को कम कर दिया। ठीक है, उसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर दी। उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होने से क्या होता है, जो सभी के सभी ये जो यहाँ पे लोग कम थे, जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना आपको दूसरी वाली मार्केट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि दूसरी वस्तु में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिलेटेड गुड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रिलेटेड गुड्स हैं। और ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, वो हमेशा रिलेटेड गुड्स के अंदर ही देखी जाती है। ठीक है बेटा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा किसमें देखी जाती है, रिलेटेड गुड्स में ही होती है। ठीक है, हमेशा रिलेटेड गुड्स के अंदर ही होती है। अगर अनरिलेटेड गुड हो, ठीक है, अगर अनरिलेटेड गुड हो तो वहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दूसरे के कारण तीसरा, पहले मार्केट से दूसरा क्या होगा, अफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो अनरिलेटेड हो जाती हैं गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा जीरो होती है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, इसका सही जवाब को जानेंगे हम। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी।
ठीक है, जिस किसी का भी ऑप्शन बी आंसर है वो सभी के सभी क्या है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला है बेटा, केन्स वाज मोस्ट कंसर्न्ड विथ। ठीक है, केन्स सबसे अधिक संबंधित है या संबंध रखता है, किससे कंसर्न रखता है वो, ये बताना है आपको। तो बेटा इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये किसकी बात करता है केन्स, हमेशा डिमांड की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है हमेशा केन्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बातें करता है। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन ए है वो सभी के सभी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। इसे करिए जल्दी से। तो बेटा ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, नबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो नबार्ड का जो नबार्ड है वो उसका गठन जो है बेटा, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है शिव रमन कमेटी के अंदर। ठीक है, शिव रमन कमेटी की सिफारिश से नबार्ड का हमारा क्या हुआ है, गठन हुआ है, यानी कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है वो। ठीक है, और नबार्ड का ये जो नबार्ड है हमारा, वो हमारा इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, वो स्थापित कब हुआ था, उसका गठन कब हुआ था हमारा, 12 जुलाई 1982 के दिन। ठीक है, 12 जुलाई 1982 के दिन क्या हुआ था, नबार्ड का स्टैब्लिश्ड हुआ था नबार्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है बेटा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू देखा जाएगा तो इसमें हमें जितने भी ट्रू है हमारे, वो सभी के सभी को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जो हमारा गलत आंसर होगा, जो हमारा गलत ऑप्शन होगा उसे हम टिक करेंगे। ठीक है, उसी को हम करेक्ट करेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर बीटा एल की पावर बीटा वन मल्टीप्लाई के की पावर बीटा टू। ठीक है, ये क्या है एकदम, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो बेटा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है क्यू बराबर ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। ठीक है, एल की पावर अल्फा और के की पावर बीटा, यही इसका एक दूसरा रूप लिखा गया है, इसी के द्वारा दूसरा रूप दिया गया है इसे। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, यानी कि पैमाने का स्थिर प्रतिबल होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी भी एकदम करेक्ट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, वन होता है इस पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, वन होता है इस पे। ठीक है, अच्छा, इस अल्फा और बीटा को कुछ बोलते हैं बेटा। ठीक है, इन्हें कुछ बोला जाता है, इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स पे लिखने हैं कि अल्फा और बीटा को क्या बोला जाता है। कमेंट बॉक्स पे इसका नाम लिखिएगा कि अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, अल्फा को क्या कहते हैं, बीटा को क्या कहते हैं, इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे लिखिएगा। ऑप्शन सी देखिएगा, यूलर्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, यानी कि यूलर्स थ्योरम क्या होती है, संतुष्ट होती है। ये भी ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है एकदम। ठीक है, ये भी आपका ठीक है। अब ऑप्शन डी को देखेंगे हम। ऑप्शन डी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन वन। बेटा इज नॉट ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इज नॉट ग्रेटर देन वन। ये क्या होगा, इज नॉट, नॉट ग्रेटर देन वन होता है, नॉट ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या बोला गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो आपका
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन को जल्दी करिएगा। आपको इससे बताना है हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। हेडक्वार्टर बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है बेटा, वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, वो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, वो है आंसर आपका क्या है, मनीला है। ठीक है, अब आपको ये आंसर बताना है इसका। ठीक है, एडीबी का आपको हेडक्वार्टर बताना है, सॉरी हेडक्वार्टर आपको दे दिया गया है। एडीबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है ये बताना है आपको। ठीक है, एडीबी का एबीडी का एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है ये बताना है आपको। और इसके बाद आपको बताना है कि इसका इनके जो चेयरमैन है, ठीक है, इनके चेयरमैन का नाम क्या है, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हु हैज फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को ये फर्स्ट बार किसने यूज किया था ये टर्म को, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि हयाक। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को किसने दिया था, हयाक ने दिया था सन 1931 में। ठीक है, 1931 में इसने क्या दिया था, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को फर्स्ट बार यूज किया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था तटस्थ मुद्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, कीजिएगा, ताकि सभी जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके यूके यूके पीसीएस लेक्चरर की तैयारी जो कर रहे हैं, ठीक है, यूपी के टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तो जो तैयारी कर रहे हैं और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।